जय हिंद। सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम कोशिका के बारे में एवं कोशिका के कुछ अंग के बारे में पढ़े थे। आज हम उससे आगे कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम जिस अंग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अंग है जीव द्रव। क्या है? जीव द्रव। जीव द्रव, इसको जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो सबसे पहले इसकी खोज वगैरह के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो खोज है, प्रोटोप्लाज्म का खोज जो है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डुडार्ड जी। इसकी खोज एक वैज्ञानिक था डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव के बारे में खोजा, लेकिन इन्होंने इनका नामकरण नहीं किया। कर पाया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए। 1839 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम 1839 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव के का नामकरण प्रोटोप्लाज्म कहा। क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म कहा। अब ये जीव द्रव होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक कोशिका है। कोशिका है। तो कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ही कुछ द्रव पाए जाते हैं। और उसी तरीके कोशिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे करके द्रव पाए जाते हैं, ताकि इसके अंदर में जितने भी कोशिकाओं के अंग है, कोशिका के अंग, जैसे देखिए यहाँ पे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स वगैरह हो गया, राजधानी वगैरह, ये सब जितने भी अंग हैं ये सब तो आपस में टकरा जाते। अगर इसके बीच में अगर कोई द्रव नहीं रहता तो आपस में टकरा जाता। तो इसीलिए इस सभी के बीच में एक द्रव पाया जाता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव पाया जाता है इसको कहते हैं केंद्रिका द्रव, ठीक ना। और यही दोनों को मिलाते हैं। ये है क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका द्रव। और ये है केंद्रिका द्रव। ये दोनों को मिलाते हैं तो बनता है जीव द्रव। दोनों को मिलाते क्या बनता है? जीव द्रव। ठीक, समझ में आ गया? कोशिका द्रव और ये केंद्रिका द्रव, दोनों को जब मिलाते तो बनता है जीव द्रव। जीव द्रव की खोज किसने किया है? तो उनका नाम क्या है? डुजार्डिन। लेकिन इनका नामकरण कौन किए थे? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। और इसके बाद जो है एक वैज्ञानिक आए, कोलिकर नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने जो है जीव द्रव को कहा जीवन की भौतिक इकाई। क्या कहा? जीवन की भौतिक इकाई। जीवन की भौतिक इकाई कौन कहा? कोलिकर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है जीव द्रव क्या कहा? जीवन की भौतिक इकाई। भौतिक इकाई कह दीजिए या भौतिक आधार सभी के सभी एक ही है, ठीक। इसके बाद जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं, इसमें ये कोशिका है, इसमें बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं सभी के सभी जीव द्रव नहीं होती है। कहाँ पे? जितने भी जैविक
क्रियाएं होती है सभी इसी में होती है। कहाँ पे? इसी में होती है। जीव द्रव्य समझने के इसको और अगर बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल के रूप बताते हैं। एक बैग है, एक बैग में हम शीशा के कई गिलास को लेके जाएंगे, तो वैसे ही अगर शीशा के गिलास को एक साथ रख लेंगे बैग में और उसको कंधा पे टांग के दौड़ जाएंगे तो क्या होगा? गिलास टूट जाएगा, टूटेगा ना, जो गिलास टूट जाएगा। लेकिन उसी को बचाने के लिए अगर उसमें गिलास के बीच बीच में कार्टून वगैरह या फोम वगैरह कुछ लगा देंगे जिससे कि गिलास आपस में नहीं टकरा पाए। जब गिलास आपस में नहीं टकरा पाएगा तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। उसी तरीके कोशिका में भी होता है। उसी तरीके क्या होता है कोशिका में भी। ये सभी के सभी इसके अलग अलग अंग है। अब अलग अलग अंग है, इसको बचाना है, नहीं तो आपस में टकरा के ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हमारा कोशिका भी नष्ट हो जाएगा, जिससे कोशिका ही नष्ट हो जाएगा तो हम लोग बचे नहीं पाएंगे। ठीक है ना? जीव द्रव्य समझ में आ गया। और जीव द्रव्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को कहते हैं कोशिका द्रव्य और दूसरे को कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य बताए हैं। कोशिकाओं के अंदर जितने जो द्रव्य पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। उसी तरीके केंद्रिका के अंदर, केंद्रक में भी जो है डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम वगैरह सब कुछ पाया जाता है। तो ये सब भी तो अलग अलग अंग है। ये इसके बीच में भी तो कुछ रहना चाहिए, इसीलिए इसके बीच में भी जो है ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या है? डीएनए है, आरएनए है। तो उसके बीच में एक द्रव पाया जाता है। क्योंकि इसका नाम है केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जा रहा है उसका नाम होगा केंद्रिका द्रव। और ये पूरा के पूरा है कोशिका। कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जा रहा है उसको कहते हैं कोशिका द्रव। अब देखिए, अब दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला दिए, कोशिका द्रव को और केंद्रिका द्रव दोनों को मिलाकर एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा? जीव द्रव। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जीव द्रव क्या हो गया? पिता हो गया, और जीव द्रव क्या होगा? पिता। इसका दो संतान, एक कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव है। ठीक है? तो कोशिका द्रव जो है इसकी खोज जो किया था, इस कोशिका द्रव की खोज जो है, कोशिका द्रव की खोज जो किया था रॉबर्ट हुक। कोशिका द्रव की खोज क्या किए थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन इसका नामकरण जो है, इसका नामकरण जो है कोलिकर नामक वैज्ञानिक है। कौन किए? नामकरण कर दिए कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे कोलिकर। उन्होंने इनका नामकरण क्या कर दिया? कोशिका द्रव। ये कैसा होता है? जेली के जैसा, जेली के जैसा होता है और पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी। जेली के जैसा होता है और पारभासी। अब पारभासी क्या है? पारभासी जिसमें सभी कुछ आर पार नहीं, कुछ चीज दिखे और कुछ चीज नहीं दिखे, उसी को क्या कहते हैं? पारभासी। ठीक है? और ये जो जेली होता है, जेली के जैसे जो आकार का होता है, इसमें जो है, इसके अंदर जो है पानी की मात्रा, इसके अंदर पानी की मात्रा जो है लगभग 80% पाया जाता है। इसमें पानी की मात्रा कितनी पाया जाता है? 80%। और इसके साथ ही साथ लवण और प्रोटीन भी पाया जाता है। लवण और प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में क्या क्या देखे हम लोग?
कोशिका द्रव है, इसकी खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक किए थे, लेकिन उन्होंने इनका नामकरण नहीं किए। इनका नामकरण कौन किए? कोलिकर नामक वैज्ञानिक। कौन किए थे? कोलिकर नामक वैज्ञानिक किए। और देखिए इस ये जो है दिखने में कैसा रहता है? जेली जैसा, ये द्रव है, द्रव लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है और पारभासी है। पारभासी का मतलब कुछ दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। और इसमें जो पानी की मात्रा 80% पाया जाता है, साथ ही साथ लवण और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। और इसमें जो है देखिए इसका सबसे जो प्रमुख काम है, ये क्या करता है? कोशिका जो है, कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका को क्या करता है? सूखने से बचाता है। ये कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ तक तो आप समझ गए कोशिका द्रव के बारे में। और केंद्रिका द्रव कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका द्रव जो है कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका द्रव केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और इसका काम क्या है? इसका भी काम क्या है? डीएनए आरएनए वगैरह जो है क्या है? डीएनए आरएनए, फिर इस राइबोसोम इसके पास ही पाया जाता है। उस सभी चीज को सुरक्षित रखना, सभी चीज को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अगर आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इसके बाद जो है आगे चलते हैं और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं इसके बारे में आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है? देखिए इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। सूत्र कणिका। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी जो खोज है, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। इसकी खोज जो है अल्टमैन नामक वैज्ञानिक किया था। देखिए और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना हमारे कोशिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे हैं? देखिए हमारे शरीर में जितने भी श्वसन की जो क्रिया होती है, हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, ऑक्सीजन का सही उपयोग जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ऑक्सीजन का सही उपयोग कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया जो है जैसे देखिए मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में होता क्या है? ये हो गया, ये ही ये क्रिस्टी है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी है ये जो कोशिका सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग है क्रिस्टी। ये इसको आकार भी प्रदान करता है और साथ ही साथ इसी में जो है जो ऑक्सीजन जो है हम लोग जो ऑक्सीजन जो सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन और वो जो है ब्लड के द्वारा कहा जाता है कोशिका में। और कोशिका के अंदर किसके पास जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जो है क्रिस्टी है, इसी में चलता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल इसको कहते हैं क्रेब चक्र भी कहते हैं। क्रेब
चक्र, ठीक है, क्रेब चक्र। और ये क्रेब चक्र होता क्या है, इसमें क्रेब चक्र जाता है और क्रेब चक्र जब चलता है इससे हमारे शरीर में इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्रेब चक्र से एटीपी का निर्माण, और एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज, एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक, किसका निर्माण होता है, एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसीलिए जो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को जो है इसको कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह इसको कह सकते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। क्यों, हमारे से हम जो बोल रहे हैं या जितने भी हम लोग काम करते हैं उस सब के लिए एनर्जी जो आता है, ऊर्जा जो आता है, ऊर्जा कौन देता है, ऊर्जा देने का माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। कौन करता है, ऊर्जा देने का माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। हमारे सेल का क्या है, पावर हाउस। देखिए जैसे हम लोग के यहाँ लाइट बिजली जाती है, बिजली आती है तो उसका एक पावर हाउस होता है ना, पावर हाउस होता है, वहीं से जो बिजली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरीके हमारे शरीर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यहीं से पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है। ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण यहीं पे हो रहा है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और ग्लूकोज ईंधन का काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग आराम से चलते फिरते हैं, कोई भी काम को, हार्डवर्क वगैरह किसी प्रकार के कार्य हो उसको करते हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी ही ना रहे तो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी है तब ना पढ़ा रहे हैं, अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक, इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, इसके आंतरिक भाग को यही वाला, ये जो है ये आंतरिक भाग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। आंतरिक भाग क्या कहते हैं, आंतरिक भाग को कहते हैं क्रिस्टी। और देखिए ये क्रिस्टी, इसमें ना क्रेब चक्र चलता है, क्रिस्टी के अंदर ही क्या चलता है, क्रेब चक्र चलता है। और ये दीवार का भी काम करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात ये है कि ये जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसको शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस। यहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे शरीर में जो ब्लड जो है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लाता है। ऑक्सीजन ला के किसको देता है, ऑक्सीजन ला के देता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आश्चर्य की बात है, आरबीसी जो है उसके पास खुद भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। आरबीसी जो है क्या, आरबीसी इसके पास जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया है ये नहीं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं पाया था, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और इसमें जो है इसकी जो संरचनाएं देखे, संरचनाएं देखने के बाद पता चला इसके बाहर में भी एक झिल्ली है और एक अंदर में भी झिल्ली है। तो इसमें कितने झिल्ली, दो। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है। कितने झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और ये एक ऐसा अंग है कोशिका का ऐसा अंग है जिसमें जो है ना डीएनए भी पाया जाता है। इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास जो है, इसके पास खुद का डीएनए होता है। इसके पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जब डीएनए होगा तो राइबोसोम ऑटोमेटिकली होगा। इसके पास राइबोसोम भी होता है। क्या,
राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम भी होता है, प्रोटीन का निर्माण कर लेता है अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, ये क्या करता है अपने लिए प्रोटीन का निर्माण भी कर लेता है। ठीक, चलिए यहाँ समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया, अल्टमैन किया। इसको क्या कहते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसकी आंतरिक भाग जो है, आंतरिक भाग जो है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी यही क्रिस्टी में क्या होता है, क्रेब चक्र चलता है, क्रेब चक्र चलता है जिससे क्या एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण जिससे हम लोग क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और साथ ही साथ ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और इसमें जो है दोहरी झिल्ली पाई, एक बाहर में और एक आंतरिक झिल्ली, जो क्रिस्टी देख रहे हैं कि आंतरिक है ना, तो ये आंतरिक झिल्ली पाई थी। इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास खुद का राइबोसोम होता है जिससे क्या करता है, ये अपने लिए प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। ठीक, इसको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद अब एक अगला अंग है, एक अगला अंग जो है उसका नाम है अंतःप्रद्रव जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला अंग क्या है, अंतःप्रद्रव जालिका, क्या है, जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ER। देखिए अब ये क्या है, सबसे पहले इसको देखिए, इसका संरचना देखिए, कोशिका है, कोशिका के पास ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, और देखिए ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इसी के सटके जो है इस तरीके का संरचना पाई जाती है। ठीक, इस तरीके से संरचना जो पाई जाती है यही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अब ये क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोशिका के लिए, जैसे हम लोग के शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, खड़ा होते हैं, हम किसके वजह खड़ा हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर कंकाल है, अगर कंकाल निकाल लिया जाएगा तो क्या हम खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। कोई भी जीव है उसके शरीर से अगर कंकाल निकाल लिया जाए तो खड़ा हो पाएगा नहीं। वैसे ही कोशिका है, तो कोशिका का जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है अंदर अंतःद्रव प्रद्रव जलिका जो है, इसको कोशिका का जो है क्या कहते हैं, कंकाल, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है कोशिका का कंकाल कहते हैं, कंकाल। अगर शरीर से कंकाल को ही निकाल दिया जाए तो कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक ना, जब नहीं बचेगा कुछ, इसीलिए कोशिका के लिए जरूरी होता है, किसी भी जीव के लिए जरूरी होता है उसका कंकाल, जिस वजह से वो खड़ा होता है। कोशिका के लिए क्या है, कंकाल काम कौन कर रहा है, अंतःप्रद्रव जलिका। अब बात है कि इसकी खोज जो है, इसकी खोज कौन किया था, इसकी खोज जो है ना 3 वैज्ञानिक मिलकर किए थे, इसकी खोज जो है 3 वैज्ञानिक मिलकर किए थे। उसका तीनों वैज्ञानिक का नाम क्या क्या है, क्या है नाम, पार्टर, दूसरा का है क्लाउड, और तीसरा का नाम है कूलम। क्या क्या नाम है, पार्टर, क्लाउड और कूलम। ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर क्या किए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताए थे, अंतःप्रद्रव जलिका के बारे में बताए थे। ये क्या है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कंकाल है कोशिका को अंदर से कंकाल है, तो क्या कर है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, क्या करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसे अंतः कंकाल भी कहते हैं, कंकाल कोशिका का कंकाल कुछ दे तो किसको कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव जलिका, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं,
देखिए ER जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ, क्या होता है? स्मूथ ER, और एक होता है रफ। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ, स्मूथ का मतलब ना, स्मूथ मतलब क्या? देखिए नाम से क्या पता चल रहा है? चिकना। नाम से क्या पता चल रहा है? चिकना। और रफ, रफ यानी कि खुरदुरा। ये कैसा है? चिकना है। इसका सतह कैसा है? चिकना सतह है। कैसा सतह है? चिकना। और इसका सतह कैसा है? खुरदुरा। इसका सतह है खुरदुरा और इसका सतह चिकना। ठीक। अब देखिए ये जो दोनों है, अब दोनों में अंतर क्या है? आखिरकार ये खुरदुरा का है ये स्मूथ का है। स्मूथ है, इसमें इसकी खासियत क्या है? एक खुरदुरा है तो इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो स्मूथ देख रहे हैं, ये स्मूथ, इसमें जो है ना वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इससे वसा और कार्बोहाइड्रेट का, किसमें? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण किसमें हो रहा है? स्मूथ वाला में। क्योंकि देखिए वसा क्या है? वसा देखिएगा वो चिकन ही रहता है। जैसे घी वगैरह में देखते हैं कितना वसा रहता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में वसा पाया जाता है। ठीक। ये जो है वसा, इसमें क्या पाया जाता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या पाया जाता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए ये जो रफ वाला है, देखिए जो है इसमें इस तरीके का रफ है, ठीक ना? इस तरीके का रफ रफ दिख रहा है। यही है ना, ये जो छोटा छोटा जो बुंदा दिखा रहे हैं हम आपको रफ, ये जो है ये है, पता है क्या है? यही राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम है। इसमें किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का। किसका? राइबोसोम। राइबोसोम पता ही होगा राइबोसोम का काम क्या है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। और ये जो है राइबोसोम, ये भी वो दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। 70S राइबोसोम, राइबोसोम, और एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब 70S जो है, ये जो है देखिए नाम से ये कम है, यानी कि जो जीव कमजोर होगा उसमें कौन पाया जाएगा? 70S। और जो मजबूत होगा उसमें पाया जाएगा 80S। अब देखिए, अब एक कोशिकीय जीव के पास कितनी आवश्यकता होती है एनर्जी की? बहुत ही कम। उसको प्रोटीन की भी बहुत ही कम जरूरत होती है। तो ये जो पाया जाता है एक कोशिकीय, सॉरी प्रोकैरियोटिक, किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव जो है उसमें 70S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव कौन है? जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। देख ही नहीं सकते तो उसको तो ऐसे ही इतना छोटा होता है, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ जाती है। और उसमें जो पाया जाता है, कौन पाया जाता है? 70S वाला। कौन? 70S राइबोसोम। और हम लोग है, हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक है। जितने भी चीजों को हम अपने आंखों से देख लेते हैं सभी के सब क्या है? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जितने भी जीव हैं, कौन सा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जीव जो है, जितने भी यूकैरियोटिक जीव है उसमें 80S पाया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सॉरी, इसको सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता। तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम है,
इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? हम आपको अभी बताए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाए हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बताएं कि राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका के अंदर भी जो है, इसमें भी क्या राइबोसोम पाया जाता है। कहाँ पे? ईआर के अंदर। और इसके साथ ही साथ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर भी जो है राइबोसोम पाया जाता है। क्यों? न्यूक्लियस है, इसके पास भी इसका खुद का क्या है? इसको भी तो प्रोटीन की आवश्यकता है। इसको खुद का जो प्रोटीन की आवश्यकता है, इसको पूर्ति करने के लिए प्रोटीन कहाँ से लाएगा? तो प्रोटीन ये लाता है, इसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसके, उससे ये प्रोटीन इसको मिल जाता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर जो है, इसके पास जो राइबोसोम है उससे कोशिका को मिल जाता है प्रोटीन। और माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा काम करता है, वो ऊर्जा का निर्माण करता है। उसको भी तो अपना भाई प्रोटीन चाहिए ना। अगर प्रोटीन उसको नहीं मिलेगा तो वो कैसे जीवित रहेगा? तो उसको जीवित रहने के लिए प्रोटीन की तो जरूरत है। प्रोटीन के का पैसे मांगे चलेगा किसी से? नहीं ना मांगेगा। अगर रुको, हम अपने ले आते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। तो वो कहते हैं हम काहे किसी से मांगे, मेरे पास नहीं है। वो अपने से ही क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका खुद का जो राइबोसोम है उसी से अपने प्रोटीन की जितनी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर लेता है। ठीक, चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रोकते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे। जय हिंद।